नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दिस इज आदर्श कुमावत फ्रॉम राजस्थान क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की लाइव सेशन में। और आज हम बात करेंगे राजस्थान के दुर्ग। दोस्तों, राजस्थान के दुर्ग अपन इससे पहले 3 भाग पढ़ चुके हैं, जिसमें कि अपन रणथंभौर दुर्ग पढ़ चुके हैं और अपन चित्तौड़गढ़ दुर्ग पढ़ चुके हैं, और जो है अपना हो गया था जैसलमेर दुर्ग। तो दोस्तों, ये तीनों दुर्ग, जैसलमेर क्या, जोधपुर दुर्ग जो कि मेहरानगढ़, ये तीनों अपन पढ़ चुके हैं। बहुत ही विस्तार से पढ़ा अपन ने, और सभी भाई बहनों का जो स्नेह विश्वास बना उस पर, और मुझे जो मिला, आप सभी के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं। तो दोस्तों देखिएगा, आज अपना जो टॉपिक है वो है जैसलमेर दुर्ग। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हर भाई हर बहन से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अच्छे से और ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, और आप हो सके तो नोट्स भी बना लीजिएगा। साथ साथ में मेरी तरफ से आपको नोट्स जो है वो थोड़े से लेट मिलेंगे। चलिए, तो सीधी बात, नो बकवास, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। राजस्थान के दुर्ग, और राजस्थान के दुर्ग में आज अपन सबसे पहले बात करते हैं जैसलमेर दुर्ग की। दोस्तों, ठीक है, जैसलमेर दुर्ग की बात करें तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे सही से आपको नहीं दिखे तो प्लीज जो है आप मैं जो बोल रहा हूँ वो भी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ठीक है। और बाकी जो मैं आपको प्रश्न करूं वो आपको जवाब भी दे रहे हैं साथ साथ में। और तो देखिएगा दोस्तों, राजस्थान के दुर्ग में जैसलमेर के दुर्ग की बात करें तो सबसे पहले अपन इसके नींव की बात करेंगे। इस दुर्ग की नींव कब रखी गई? दोस्तों, जैसल द्वारा, किस द्वारा? राव जैसल द्वारा रखी गई। इस दुर्ग की नींव जैसल द्वारा कब रखी गई? 12 जुलाई। अब देखिएगा दोस्तों, आपको डेट कहीं पर ना मिले तो ये ध्यान रखिएगा, 12 जुलाई 1155 को है जो नींव रखी गई। और ये नींव किसकी सलाह पर रखी गई? तो दोस्तों, इन साल ऋषि की सलाह पर रखी गई, ठीक है। राव जैसल ने नींव रखी। इस दुर्ग की कब रखी? ये रखी 12 जुलाई 1155 को। किसकी सलाह पर? इन साल ऋषि की सलाह पर रखी गई। अगर दोस्तों विक्रम संवत की बात करें तो 1212, ठीक है, 1212 में विक्रम संवत की बात कर रहा हूं मैं, जो कि श्रावण सुदी मतलब कि द्वादशी, श्रावण सुदी द्वादशी मतलब कि 12 जो कि है जो कब? श्रावण में, ठीक है दोस्तों। ये तो है जो, ये कौन सी है? विक्रम संवत की डेट है, और आपको बस यही ध्यान रखनी वैसे। और विक्रम संवत आप यदि याद रखो तो 1212 याद रख लेना, ठीक है। वैसे 57 वर्ष का फर्क है, ये आप निकाल भी सकते हैं। चलिए, तो दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे, और आप साथ ही साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, इस दुर्ग को बनने में लगभग कहा जाता है कि 7 वर्ष लगे थे। कितने? 7 वर्ष लगे थे इस दुर्ग को बनने में, ठीक है। क्योंकि देखिएगा, राव जैसल की मृत्यु है जो हो गई थी जल्दी। उसके बाद राव जैसल के बाद उनके पुत्र हुए थे शालिवाहन, और शालिवाहन जो थे कौन थे दोस्तों? शालिवाहन द्वितीय थे, ठीक है। फर्स्ट नहीं बल्कि शालिवाहन द्वितीय, और जिनके द्वारा जो है इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया, पूर्ण करवाया गया, ठीक है। जिनके द्वारा दुर्ग का निर्माण पूर्ण भी नहीं मतलब अधिकतर करवाया गया, ठीक है दोस्तों। ये है जो जिनके द्वारा अधिकतर निर्माण करवाया गया, ठीक है। अगर ऐसा आपको पूछा जाए कि जैसल के पुत्र कौन हुए थे? शालिवाहन सेकंड हुए थे, ठीक है दोस्तों। ये प्रश्न बन सकता है आपका। अब देखिएगा दोस्तों, इस दुर्ग के अन्य नामों के बारे में अपन बात करते हैं। अन्य नाम क्या क्या है, ठीक है। तो दोस्तों सभी भाई बहनें ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। अन्य नाम कोई भाई बहनों को पता है, जितने भी अन्य नाम है वो बता सकते हैं आप सभी, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों, मैं यहाँ पे लिखता हूं। एक तो है जो आपका है सोनारगढ़ दुर्ग, ये तो सभी को पता है साहब, सोनारगढ़ है। और दोस्तों इसे सोनगढ़ भी कहा जाता है, पता है क्या आपको? सोनगढ़ भी कहा जाता है, ठीक है। यह चीज भी जरूर ध्यान रखेंगे। और क्या कहा जाता है साहब? और जो है इसे उत्तर भड़ किवाड़ भी कहा जाता है। उत्तर भड़ किवाड़ भी कहा जाता है। वेरी गुड, बिल्कुल। जिन भी भाई बहनों ने ये और लिखे ना अन्य, तो उन्होंने बिल्कुल अच्छा लिखा है। गोरहरा गढ़, दोस्तों ये भी इसका अन्य नाम है। क्या है? गोरहरा गढ़ इसका अन्य नाम है, क्योंकि ये जो इस पहाड़ी को गोरहरा नामक पहाड़ी भी कहा जाता था पहले, ठीक है। क्या? गोरहरा पहाड़ी इसे पहले कहा जाता था। वैसे जो है ये त्रिकूट पहाड़ी पर बना हुआ है। तो दोस्तों ये त्रिकूट नामक पहाड़ी पर पीले बलुआ पत्थरों से निर्मित इस दुर्ग को है जो दोस्तों, और जो क्या कहा जाता है, जब है जो सूर्य की किरणें पड़ती है तब इसे क्या कहा जाता है? स्वर्णिम मरीचिका भी कहा जाता है। लेकिन बस आपको ये ध्यान रखना है। और
देखिए ये नाम आपके लिए बिल्कुल नया है, बिल्कुल जरूर ध्यान रखेंगे, इसे ये पहले कहा जाता था। अब दोस्तों देखिएगा इसका अन्य नाम और बताऊं तो दोस्तों जैसानगढ़ भी कहा जाता है इसे, जैसानगढ़। जैसानगढ़ दोस्तों ये जो है ये किस में कहा जाता है, काव्य में, लोक काव्य में इसे जैसानगढ़ कहा जाता है। और दोस्तों स्वर्णगिरी इसको कहा जाता है, क्या, स्वर्णगिरी भी इसको कहा जाता है। तो दोस्तों ये इसके अन्य नाम है। अच्छा दोस्तों एक चीज यहां पे क्लियर करेंगे, एक नाम आता है सुवर्णगिरी, तो सुवर्णगिरी वो क्या कहा जाता है, जालोर को दोस्तों, ठीक है। सुवर्णगिरी यहां पर नहीं, ये है जो स्वर्णगिरी है, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखेंगे। इसका आप यहां पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो भी भाई बहने लेना चाहे। चलिए अब बढ़ते हैं अपन आगे। दोस्तों आगे बढ़े तो इस दुर्ग के बारे में और क्या क्या कहा गया, अपन बात करते हैं अबुल फजल के बारे में, ठीक है। अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में क्या कहा, ठीक है। तो दोस्तों आप जरूर लिख सकते हैं कि अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में इन्होंने ऐसा कहा कि ऐसा दुर्ग, क्या कहा, ऐसा दुर्ग जहां पहुंचने के लिए बिल्कुल दोस्तों जिन्हें भी पता है वे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए, पत्थर की टांगे चाहिए, टांगे भी मतलब कि पैर चाहिए, टांगे चाहिए। तो दोस्तों ये किसने लिखा, ये लिखा अबुल फजल ने, इसे दुर्ग को देखकर ऐसा कहा। चलिए तो दोस्तों ये भी हो गया। अब अपन आगे बात करते हैं, आगे इस दुर्ग के बारे में बात करें तो दोस्तों इस दुर्ग को दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे रेत के समुद्र में लंगर लिए बहुत एक जहाज के समान ये दुर्ग खड़ा है। तो दोस्तों ये तो किसी ने कहा नहीं है, लेकिन आप है जो इसे ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों ये त्रिकुटी मतलब त्रिकोणी पहाड़ी पर बना है, मतलब कि त्रिकोट या त्रिकुटी भी कह सकते हैं, त्रिकूट या फिर त्रिकूट या फिर त्रिकोणी कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये इस पहाड़ी पर बना हुआ है, इसीलिए इसे त्रिकूटगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है, क्या, त्रिकूटगढ़ दुर्ग, त्रिकूटगढ़, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गया। अब देखिएगा दोस्तों इसे अन्य नामों से और जैसे कि रेगिस्तान का गुलाब भी कहा जाता है, रेगिस्तान का गुलाब, ठीक है दोस्तों। दूसरा नाम अगर आपसे बात करूं तो इसे राजस्थान का अंडमान, मतलब आप जैसलमेर को भी कह सकते हैं। यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए राजस्थान का अंडमान, यदि आपको प्रश्न पूछा जाए किले के बारे में तो भी आप बिल्कुल दोस्तों कर सकते हैं वहां पे सही राइट आंसर, ठीक है। और तीसरा गलियों का दुर्ग भी आप इसे कह सकते हैं, गलियों का दुर्ग। यहाँ पे जैसलमेर में गलियां जो है वो कैसी है, संकरी गलियां हैं दोस्तों, और गलियों का दुर्ग, ठीक है, बिल्कुल। और दोस्तों गलियों का शहर भी कहते हैं जैसलमेर को। तो दोस्तों देखिएगा ये तो है जो किले के नाम हो गए, आप जरूर ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ये राजस्थान का चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा बड़ा लिविंग फोर्ट जो है, मतलब कि लिविंग फोर्ट मतलब क्या होता है, आवासीय दुर्ग, ठीक है। रेगिस्तान मतलब कि चित्तौड़गढ़ के बाद ये जो है ये दूसरा बड़ा लिविंग फोर्ट है, ये जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों अब यहाँ पे एक इंपोर्टेंट जो है तथ्य वो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, क्या है, इस दुर्ग का निर्माण केवल पत्थरों से किया गया है, केवल पत्थरों से किया गया है, केवल पत्थरों से निर्माण किया गया है, पत्थरों से निर्माण। इसमें जो है दोस्तों क्या बताऊं आपको, इसके अंदर है जो चूने का प्रयोग न करके इसकी जगह जो किसका, जिप्सम मतलब कली व लोहे का प्रयोग किया गया। इस केवल पत्थरों से निर्माण और इसमें जो दोस्तों चूने का प्रयोग न करके जो है वहां पर क्या, कली व लोहे का प्रयोग, कली व लोहे का प्रयोग किया गया। तो दोस्तों ये चीज भी जरूर है जो ध्यान रखेंगे। और यह किला त्रिकूट आकृति का है, ये तो मैं आपसे पहले ही बता चुका हूं। और सर्वाधिक 99 बुर्ज जो है यहां पर है दोस्तों। और सत्यजीत रे जो इस दुर्ग पर सोनार किला नामक फिल्म भी बनाई थी दोस्तों, ठीक है, किसने, सत्यजीत रे ने। चलो ये तो है जो बिल्कुल आप बिल्कुल इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं। अब देखिएगा दोस्तों विश्व धरोहर सूची की बात करते हैं अपन, विश्व धरोहर सूची की बात करते हैं। तो दोस्तों देखिएगा यहां पर इसे कब जोड़ा गया, जनवरी 2005 को जैसलमेर दुर्ग को जोड़ा गया दोस्तों, जनवरी 2005 को विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया, किसे, जैसलमेर दुर्ग को, ठीक है। और दोस्तों इसके बारे में और बात करें तो 2009 में 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया गया, 5 रुपए का
डाक टिकट भी इस दुर्ग पर जारी किया गया दोस्तों। ठीक है, टिकट जारी हुआ कब हुआ साहब, ये हुआ 2009 में। ठीक है दोस्तों, ये चीज जरूर ध्यान रखेंगे। और 2009 में जो भूकंप आया था, नॉर्मल जो भूकंप हुआ था, उससे जो इस दुर्ग में दरारें भी पड़ी थी दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर है जो देखिए इंपॉर्टेंट तथ्य ये है कि विश्व धरोहर सूची में इनको कब शामिल किया गया, इस दुर्ग को 2005 में, जनवरी 2005 में। और 2009 में जो 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया गया दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल यहां तक तो हो गया। अब अपन देखते हैं इसके दर्शनीय स्थल। दर्शनीय स्थल जो दोस्तों है वो कौन कौन से और क्या क्या है, वो इसके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं अक्षय पोल की दोस्तों। अक्षय पोल, ठीक है, सभी ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। अक्षय पोल जो है दोस्तों ये कौन सा है, ये प्रमुख प्रवेश द्वार है दोस्तों। ठीक है, प्रमुख प्रवेश द्वार है। ठीक है, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों कौन कौन सी पोल आती है यहाँ पर, एक तो आती है सूरज पोल। ठीक है साहब, सूरज पोल आती है। और सूरज पोल दोस्तों अन्य दुर्गों में भी है, वो भी आप ध्यान रखेंगे। सूरज पोल और कौन सी, भूता पोल आती है एक तो। और भूता पोल का नाम क्या है दोस्तों, गणेश पोल है। ठीक है, क्या है, गणेश पोल है जो इसका दूसरा नाम है। ठीक है, ये यहाँ पे भूता पोल और गणेश पोल एक ही चीज है। अब देखिएगा दोस्तों तीसरी जो पोल आती है हवा पोल, और हवा पोल को दोस्तों रंग पोल भी कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों से दुर्ग में पहुंचा जाता है। इतने अपन दरवाजे जब क्लियर करते हैं, मतलब कि इतने दरवाजों को पार करते हैं, उसके बाद है जो इस मेन जो आता है दुर्ग, कौन कौन सा, एक तो अक्षय पोल जो प्रमुख प्रवेश द्वार है दोस्तों। सूरज पोल, जैसे भूता पोल, सूरज पोल ये अलग है, भूता पोल और गणेश पोल अलग है, और हवा पोल है जो रंग पोल, ये दोनों अलग है। ठीक है दोस्तों, तो है जो कुल है जो यहाँ पे 4 पोल हो गई जो कि प्रमुख पोल है। अब देखिएगा दोस्तों यहां पर अपन थोड़ी सी बात करें एक जयसूल कुआ के नाम से। क्या, जयसूल कुआ के नाम से। उससे पहले दोस्तों सर्वोत्तम विलास जो है ये क्या है दोस्तों, देखिएगा सर्वोत्तम विलास। देखिएगा दोस्तों नई जानकारी आपको मिलने वाली, सभी भाई बहन लास्ट तक बने रहेंगे तो जरूर मिलेगी। और देखिएगा इस महल का निर्माण दोस्तों, ये महल है, ठीक है, इसका निर्माण जो है महारावल अक्षय सिंह ने करवाया था। किसने, महारावल अक्षय सिंह ने करवाया था दोस्तों इसका निर्माण। ठीक है, और इसे जो शीश महल भी कहते हैं। क्या, शीश महल भी कहा जाता है, इस दुर्ग के अंदर है जो ये है। ठीक है दोस्तों, और अब अपन बात करते हैं रंग महल की। रंग महल और कौन सा, रंग महल व मोती महल एक ही चीज है दोस्तों। ठीक है, रंग महल व मोती महल। यहां पर इस दुर्ग में बाकी जो सभी है दो नाम सभी के हैं दोस्तों, ये भी जरूर ध्यान रखेंगे। अब देखिए दोस्तों पहला तो ये सर्वोत्तम विलास, ठीक है, और इससे पहले अपन ने वो दरवाजों के बारे में बात कर ली। अब दूसरा है ये रंग महल व मोती महल। ठीक है, इसका सर्वोत्तम विलास का दूसरा नाम है शीश महल, और रंग महल व मोती महल ये एक दूसरे के नाम है। और दोस्तों ये जो किसके द्वारा, ये मूल राज द्वितीय द्वारा बनवाया गया, मूल राज द्वितीय द्वारा। ठीक है, बिल्कुल है जो ये चीज मूल राज द्वितीय है यहाँ पे। ठीक है, और इनके द्वारा बनवाया गया। और ये इसकी जो विशेषताओं की बात करें तो दोस्तों इसमें जो भव्य जालियां हैं, झरोके हैं, पुष्प लताओं के सजीव और सुंदर अलंकरण के कारण ये है जो दर्शनीय स्थल माना जाता है। तो दोस्तों ये हो गया। अब अपन बात करते हैं बादल विलास के बारे में। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया ना, बिल्कुल। चलिए अब देखिएगा दोस्तों बादल विलास का निर्माण कब करवाया गया, किसी भाई बहन को पता है तो जरूर बता सकते हैं। बादल विलास, तो देखिएगा दोस्तों बादल विलास की बात करें तो इसका निर्माण जो है 1884 में करवाया गया था। 1884 ईस्वी में सिलावटों ने इस दुर्ग के पश्चिमी द्वार अमर सागर की पोल के निकट करवाया। कब, देखिएगा 1884 में। किसने करवाया, सिलावटों ने करवाया दोस्तों। ठीक है, किसने, सिलावटों ने करवाया। कहां पे करवाया, अमर सागर की पोल के निकट करवाया दोस्तों। ठीक है, ये चीज बस आप इतना ध्यान रखेंगे। बादल विलास कहां पे, जैसलमेर में साहब, जैसलमेर दुर्ग में है, ऐसा प्रश्न बना जाए। 1884 में निर्माण हुआ, सिलावटों द्वारा निर्माण करवाया गया। और बड़ी बात यह है कि इसको है जो भेंट किसको किया गया, महारावल वेरीसाल सिंह को यह है जो भेंट किया गया। किसको, महारावल, उस समय जो कौन थे, वेरीसाल
वेरीसाल सिंह जो थे उनको है जो ये दुर्ग ये क्या कहते हैं महल है जो भेंट किया गया था दोस्तों, ठीक है। और ये जो 5 मंजिला महल है दोस्तों, ठीक है, कितने 5 मंजिला जो है महल है दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल है जो आप है जो ये चीजें जरूर ध्यान रखेंगे। और जिसके नीचे की 4 मंजिलें वर्गाकार है, ठीक है, और अंतिम मंजिल जो है ना वो है गुंबदाकार, मतलब कि एक मंदिर में कैसे होती है उस प्रकार है, ठीक है। चलिए तो देखिएगा दोस्तों ये तो है जो हो गया। और इस महल पर ब्रिटेन की वास्तुकला की छाप भी दिखाई देती है। किसकी? ब्रिटेन की वास्तुकला की छाप है जो इसमें दिखाई देती है दोस्तों। ये चीज आप जरूर ध्यान रखें तो ठीक है, नहीं तो जो मैंने इंपॉर्टेंट बताई ये जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल। अब देखिएगा दोस्तों अन्य महलों की बात करें इस दुर्ग में और क्या क्या गज महल है, अन्य महल है, ठीक है। गज महल पूछा जाए, गज महल, जवाहर विलास महल, जवाहर विलास महल, विलास महल। अब आगे आगे कुछ नहीं, बस इतना ही है, ठीक है। आप सभी ध्यान रखेंगे, गज महल, जवाहर विलास महल, ठीक है, जवाहर विलास पढ़िएगा इसे। और कौन सा? और बादल विलास, और रंग महल, और मोती महल, और सर्वोत्तम विलास महल। दोस्तों ये है जो कहां पर है? जैसलमेर में। बस इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं मंदिरों के बारे में। अब मंदिरों के बारे में दोस्तों बात करें तो आदिनाथ जी का मंदिर, आदिनाथ क्या है? आदिनाथ जैन मंदिर है ये, ठीक है दोस्तों। और अच्छे से ध्यान रखेंगे, ये जो जैसलमेर की अपन बात कर रहे हैं, और देखिएगा इस दुर्ग में स्थित है सबसे प्राचीन जैन मंदिर है, सबसे प्राचीन। इस दुर्ग में जो मंदिर बने हुए ये मंदिर जो है सबसे प्राचीन है दोस्तों, ठीक है। ये है जो ध्यान रखेंगे, क्लियर। और इसका निर्माण दोस्तों माना जाता है 12वीं शताब्दी में किया गया, ऐसा माना जाता है। कब? 12वीं शताब्दी में किया जाना माना जाता है, ठीक है साहब। और देखिएगा दोस्तों अन्य जैन मंदिर भी है यहाँ पर, उसका निर्माण माना जाता है 15वीं शताब्दी में। लेकिन आप इतना ध्यान रखेंगे आदिनाथ जैन मंदिर भी है जो इस दुर्ग में है, किसमें? सोनारगढ़ दुर्ग में है, जिसका निर्माण है जो 12वीं शताब्दी में माना जाता है, ठीक है। बस चलिए अब देखिएगा दोस्तों मैं पूरे पेज में एक एक ही लिख रहा हूं, तो इतने छोटे से लिख भी नहीं पाता हूं पेन की प्रॉब्लम से। यहां पर दोस्तों देखिएगा लक्ष्मी नारायण मंदिर भी है, लक्ष्मी नारायण मंदिर, ठीक है। और लक्ष्मी नारायण मंदिर दोस्तों ये भगवान विष्णु के इस मंदिर का निर्माण किस शैली के रूप में हुआ? प्रतिहार शैली के रूप में करवाया गया। किसमें? प्रतिहार शैली के रूप में इसका निर्माण हुआ, ठीक है साहब। ये तो आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और ये जो किसके द्वारा करवाया गया, कब करवाया गया? 1437 में महारावल वेरीसाल सिंह, ठीक है, महारावल वेरीसाल द्वारा करवाया गया, ठीक है। वेरी सिंह भी कह सकते हैं, वेरीसाल द्वारा करवाए गए, ठीक है दोस्तों। ये भी हो गया। अब इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। और जैसलमेर के महारावल श्री लक्ष्मी नारायण जी को जैसलमेर का शासक मानते थे और स्वयं को उनका दीवान मानते थे दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल। और कहा जाता है कि ये जो प्रतिमा भूमि से प्रकट हुई ऐसा माना जाता है। लेकिन आपको बस इतना ध्यान रखना है, लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है प्रतिहार शैली के रूप में बना हुआ है, प्रतिहार शैली के संदर्भ में बना हुआ है, जिसका निर्माण महारावल वेरीसाल द्वारा 1436 में करवाया गया, ठीक है दोस्तों। और स्वांग्या देवी का मंदिर भी यहां पर बना हुआ है। किसका? स्वांग्या देवी का मंदिर, ठीक है दोस्तों। ये मंदिर है जो बना हुआ है किसमें? इस दुर्ग में बना हुआ है स्वांग्या देवी का मंदिर। और ये है जो दोस्तों भाटी शासकों की कुल देवी थी, ठीक है, भाटी शासकों की कुल देवी थी दोस्तों। और स्वांग्या कहो या फिर है जो आप तनोट माता भी कह सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिएगा इनके 5 रूप हुए अलग अलग, भादरिया राय, ठीक है, जैसे कि देग राय, ये अलग अलग, जैसे घंटियाली माता, ये सारे जो है अपन लोक देवियों में पढ़ चुके दोस्तों। आप सभी भाई बहनें अच्छे से पढ़ सकते हैं। और अब देखिएगा दोस्तों इस मंदिर को अपन आईनाथ के मंदिर के भी नाम से भी जाना जा सकता है, ठीक है, स्वांग्या माता को। अब देखिए यहां पर एक भंडार जो है, ग्रंथ भंडार है, वो कौन सा है? जिनभद्र। कौन सा है दोस्तों? जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार, ठीक है, बिल्कुल। अब देखिएगा दोस्तों इसके बारे में आपसे प्रश्न करूं तो देखिएगा दोस्तों हस्तलिखित ग्रंथों का एक दुर्लभ और सबसे बड़ा भंडार है, जो कि ताड़ के पत्तों पर लिखी जाने वाली जो पांडुलिपि है दोस्तों, ये सबसे प्राचीनतम पांडुलिपि है। और जिसके लेखक जो थे दोस्तों कौन थे? जिनभद्र सूरी थे। और इन्हीं के नाम पर इसका नाम, इस ग्रंथ का नाम है जो जिनभद्र सूरी ग्रंथ। तो दोस्तों आपको इतना ध्यान रखना है, जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार कहां पर है?
सोनारगढ़ दुर्ग में है। इतना ध्यान रखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल है जो फायदा करेंगे कि इतना है जो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब देखिएगा दोस्तों जैसलमेर में साके कितने हुए, लेकिन दोस्तों यहाँ पर अपन दर्शनीय स्थल पढ़ रहे थे, इसमें दोस्तों एक जैसलू कुआं था, कुआं भी है, कौन सा, जैसलू नाम से कुआं है दोस्तों, ठीक है। अब इसके बारे में दोस्तों बात करें तो पौराणिक मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि द्वारकाधीश कौन, कृष्ण भगवान अपने सखा कौन थे, अर्जुन थे, और उनके साथ जो घूमने आए थे यहाँ पे, ऐसा माना जाता है पौराणिक मान्यता के अनुसार। और उस समय जो है कलयुग में मेरे वंशज यहाँ राज करेंगे, उन्होंने ऐसा कहा था। किससे कहा था, अर्जुन से कहा था। तो उनकी सुविधा के लिए सुदर्शन चक्र से जो एक कुएं का निर्माण किया, जो वर्तमान में जैसलू कुएं के रूप में प्रसिद्ध है। ये है दोस्तों जैसलू कुआं। अब देखिएगा ये है कहां पर, सोनारगढ़, ठीक है, जैसलमेर। ये आपको ध्यान रखना है बस, ठीक है। मान्यता वगैरह ध्यान रहे तो ठीक है, नहीं तो आप बस ये इतना ध्यान जरूर रखेंगे। तो देखिएगा दोस्तों अपन साके तो है जो पढ़ चुके हैं, लेकिन बिल्कुल एक बार फिर से अपन रिवीजन कर लेते हैं। अपन ने जब जैसलमेर का इतिहास पढ़ा तब है जो साके ही पढ़े थे, बिल्कुल ठीक है। तो अब है जो जैसलमेर के अंदर कितने साके हुए थे, सभी भाई बहनों को पता होना चाहिए कि जैसलमेर के अंदर कितने साके हुए थे। तो दोस्तों कितने, 2.5 साके हुए थे। अब कब कब हुए ये भी सभी भाई बहनों को पता होना चाहिए कि कब कब हुए। पहले साके की बात करते हैं दोस्तों। पहला साका हुआ, तो दोस्तों साकों की जानकारी अपन प्राप्त करें उससे पहले सभी भाई बहनों को यह भी पता होना चाहिए कि राजस्थान का नहीं, रेगिस्तान का जो गुलाब कहा जाता है जैसलमेर को, रेगिस्तान का गुलाब क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये जानकारी भी हमें होनी चाहिए कि सुंदर हवेलियों के कारण ऐसा इसे कहा जाता है, सुंदर हवेलियों के कारण, हवेलियों के कारण दोस्तों इसे जो क्या, रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है, सुंदर हवेलियों के कारण, ठीक है दोस्तों। और ये चीज आप है जो जरूर अच्छे से ध्यान में रखेंगे। और दोस्तों ये चीज मैंने आपको नहीं बताई है कि लिविंग फोर्ट के बारे में तो मैंने बता दिया कि ये जो राजस्थान का दूसरा बड़ा लिविंग फोर्ट है चित्तौड़गढ़ के बाद। अब है जो इसके दुर्ग के चारों ओर जो किले की सुरक्षा के लिए जो एक परकोटा बनाया हुआ है दोस्तों, ठीक है, पत्थरों से जो परकोटा बना हुआ है, घाघरा नुमा परकोटा है, ठीक है। कैसा परकोटा है यहाँ पे, ये घाघरा नुमा परकोटा है। इस दुर्ग के चारों ओर, दुर्ग के चारों ओर जो है, दुर्ग के चारों ओर घाघरा नुमा परकोटा बना हुआ है, घाघरा नुमा परकोटा, ठीक है, बिल्कुल ये हो गया। अब दोस्तों इस परकोटे को और क्या कहा गया ये भी जानकारी होना जरूरी है। ये कैसा परकोटा है, दुर्ग के चारों ओर जो ये दोहरा परकोटा है दोस्तों, ठीक है, दोहरा परकोटा, ठीक है। अब दोस्तों इसका दूसरा नाम है कमरकोट, और क्या, कमरकोट, और जो पाडा भी कहा जाता है इसे, ठीक है। क्या क्या, कमरकोट और पाडा भी कहा जाता है इस दुर्ग के परकोटे को। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिएगा दोस्तों अपन साकों की और बढ़ते हैं। और जो साके हैं, साके कितने हुए यहाँ पे, 2.5 साके हुए, ठीक है। पहला और दूसरा दोनों पूरे पूरे हुए, और लास्ट वाला जो साका हुआ अर्ध साका, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखिए साकों के बारे में अपन बात करें तो जैसलमेर का पहला साका जो है जैसलमेर का दोस्तों, इसके बारे में अपन बात करते हैं। और ये साका हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के समय, ठीक है दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर दुर्ग पर आक्रमण किया, और इसमें जो उस समय कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। और उस समय दोस्तों कौन थे वहां पे थे रावल मूल राज जो शासक थे दोस्तों, ठीक है। कौन, इससे संबंधित दोस्तों आप सभी भाई बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी नए हैं वे तो एक बार इतिहास जरूर पढ़ लेना, अपनी प्लेलिस्ट में जाके इतिहास जो डाला हुआ है जैसलमेर का इतिहास वो अच्छे से पढ़ लेना। उसके अंदर सारी जानकारी है जो विस्तार से बता रखी है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे है जो कुंवर रतन सिंह के नेतृत्व में, ठीक है, कुंवर रतन सिंह के नेतृत्व में जो ये युद्ध, ये साका लड़ा गया। इस मतलब केसरिया भी किया गया, और राजपूत ललनाओं ने जोहर किया, राजपूत स्त्रियों ने जोहर किया, ठीक है। तो ये पहला साका दोस्तों कई पुस्तकों में 1299 दे रखा है, कहीं पे 1332 दे रखा है। आपको ध्यान रखना है 1332, ठीक है, 1332 ईस्वी में ये साका हुआ था, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों दूसरे साके के बारे में बात करते हैं। दूसरा साका,
नॉर्मल है, नॉर्मली देख रहे हैं दोस्तों, और विस्तार से पढ़ना हो तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं, मैंने जो पहले वीडियो अपलोड कर रखी है। ये दोस्तों 1357 का माना जाता है ये साका, ठीक है। 1357 में ये हुआ था दोस्तों तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और कौन, फिरोज शाह तुगलक। देखिएगा दोस्तों ध्यानपूर्वक अच्छे से समझिए, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने जैसलमेर पर यहाँ पे आक्रमण किया, ठीक है। और इसमें भाटी शासक जो थे रावल दूदा थे दोस्तों। कौन थे? रावल दूदा थे। और इनके साथ इनके सरदार भी थे, और त्रिलोक सिंह नाम से भाटी सरदार भी थे, और शत्रु सेना से लड़ते हुए ये जो इस दुर्ग में वीरगति को प्राप्त हुए और वीरांगनाओं ने जौहर किया, ठीक है दोस्तों। ये चीज बस यहां तक है। अब तीसरे साके की ओर बढ़े अपन, तो तीसरा साका जो कहलाया गया वो कहलाया गया साहब अर्ध साका। तीसरा साका अर्ध साका, ठीक है। सभी भाई बहन ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और जवाब देंगे कि ये तीसरा साका हुआ कब था। हर भाई हर बहन जवाब दे सकते हैं जो भी लाइव जुड़े हुए हैं, और लास्ट तक जो भी भाई बहन संयम बना के रहे हैं ना, बहुत बहुत सभी का अभिवादन करता हूं कि आपने संयम रखते हुए पढ़ा है। तो देखिएगा दोस्तों ये साका बिल्कुल 1550 में, जो भी भाई बहन बता रहे कि 1550 में हुआ, बिल्कुल सही है साहब। और विक्रम संवत की बात करें तो 1697 लिखेंगे। चलिए दोस्तों, तो देखिएगा यहां पर तो राजपूत पुरुषों द्वारा केसरिया तो किया गया, परंतु महिलाओं द्वारा जौहर नहीं किया गया, ठीक है। राजपूत पुरुषों द्वारा, यहां पे पुरुषों द्वारा केसरिया तो किया गया, केसरिया किया गया, लेकिन वीरांगनाएं जौहर नहीं कर सकी। लेकिन वीरांगनाएं ने जौहर नहीं किया, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल हो गया क्लियर यहां तक, तो बिल्कुल आप सभी भाई बहन ध्यान रखेंगे। अब देखिएगा दोस्तों यहां पर और भी काफी हिस्ट्री है, लेकिन वो मैं यहाँ पे आपको नहीं बता रहा, ठीक है, क्योंकि अपनी वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। अपन एक बार पढ़ चुके हैं हिस्ट्री में, ठीक है। सभी भाई बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है वो जरूर देख लेना दोस्तों। कहता है एक दोहा बता दूं दोस्तों दुर्ग के बारे में, एक दोहा यहाँ पे लिख देता हूं, आप जरूर लिख सकते हैं। 2 मिनट लगेंगे, ठीक है। क्लास तो थोड़ी सी लंबी जरूर बन सकती है। गढ़ दिल्ली, ये सभी ने सुना भी होगा कि गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो, क्या गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो, अदगढ़ बीकानेर, क्या अदगढ़ बीकानेर, ठीक है साहब। ये तो हो गया पहली लाइन। दूसरी लाइन क्या है? भलोचिनायो भाटियों सिरे तो जैसलमेर, सिरे तो जैसलमेर। तो देखिएगा दोस्तों ये जो कथन कहा गया है ये जैसलमेर दुर्ग के बारे में कहा गया है, ठीक है। तो आप जो लिख सकते हैं इसे, और ये बिल्कुल आपके लिए लिखा है। और अब अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या बढ़ेंगे दोस्तों? गागरोन दुर्ग की तरफ चलेंगे, ठीक है। आज अपन जैसलमेर का दुर्ग पढ़ा, अब ये जो गागरोन दुर्ग के बारे में बात करते हैं। सभी भाई बहन लास्ट तक बने रहेंगे, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल दोस्तों हिस्ट्री पढ़ने में आनंद आना चाहिए, न कि जो बिल्कुल मजबूरी से नहीं बल्कि आदत से पढ़िएगा, ये मैं कई बार आपसे कह चुका हूं। तो देखिएगा दोस्तों इंटरेस्ट से पढ़े, ये तो मैं आपको बता चुका हूं पहले से। अब अपन बात करते हैं गागरोन दुर्ग के बारे में, ठीक है। गागरोन का दुर्ग तो देखिएगा दोस्तों ये इसके नोट्स जो है आपको थोड़े से लेट मिलेंगे, आप खुद बनाते तो और भी अच्छी बात है, ठीक है ना। और सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कि अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपके क्लियर भी होंगे, ठीक है। और जो महत्वपूर्ण जानकारी है वही मैं आपको अब है जो बता रहा हूं, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों गागरोन का दुर्ग सभी भाई बहनों को पता है कि भाई झालावाड़ में स्थित है, सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो देखिएगा दोस्तों आहू और काली सिंध, आहू और काली सिंध ये जो नदियां हैं साहब, क्या है? काली सिंध और आहू क्या है? नदियां हैं। और इस नदियों के संगम पर ये दुर्ग बना हुआ है दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल ये जरूर है जो ध्यान रखेंगे आप सभी। तो दोस्तों देखिएगा इस संगम को और क्या कहा जाता है? इस संगम को दोस्तों सामेल जी भी कहा जाता है। जो काली सिंध और आऊ नदियों के संगम जो हो बनता है यहाँ पे, इसको क्या कहा जाता है? इस संगम को दोस्तों क्या कहा जाता है? सामेल जी भी कहा जाता है, सामेल जी, ठीक है।
ये भी जरूर ध्यान रखेंगे। अच्छा दोस्तों देखिएगा, ये जो है मुकुंदरा नामक पहाड़ी पर 7वीं 8वीं शताब्दी में जो ये माना जाता है कि डोड राजपूत मतलब कि परमार राजपूत राजा बीजल देव द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। ठीक है, और दोस्तों राजपूतों के नाम पर यह टोडगढ़ और धूलरगढ़ भी कहलाने लगा था। ठीक है, तो दोस्तों धूलरगढ़, ठीक है, और कौन सा, और डोडगढ़, क्या डोडगढ़, ये जो है इस दुर्ग का नाम है दोस्तों। ठीक है, सबसे प्राचीन की अपन बात करें तो इसका निर्माण जो है बीजल देव द्वारा, राजा बीजल देव द्वारा करवाया गया दोस्तों, बीजल देव। ठीक है, चलिए दोस्तों ये तो चीज आप जरूर ध्यान रखेंगे। और ये कब करवाया गया, ये 7वीं 8वीं शताब्दी में करवाया गया, ऐसा माना जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब अपन आगे बात करते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, आपसे बात करूं तो इसका नाम गागरोन दुर्ग कब रखा है, क्या गागरोन दुर्ग है जो कब रखा इसका नाम और किसने रखा। ठीक है, तो दोस्तों 12वीं सदी की बात है, 12वीं शताब्दी की बात है। और यहां पर गागरोन के खींची राजवंश के संस्थापक कौन हुए, यहाँ पे देवन सिंह, और देवन सिंह ने किसको हराया, बीजल देव को हराया। बीजल देव ने जैसे तैसे इस दुर्ग का निर्माण करवाया। ठीक है, लेकिन इस बीजल देव को किसने हराया, इस बीजल देव को हरवाया राजवंश, कौन सा, खींची राजवंश। खींची राजवंश के दोस्तों कौन, संस्थापक देवन सिंह। ठीक है, कौन थे, देवन सिंह थे, जिसने जो किसको हराया, बीजल देव को हरा के जो इस दुर्ग को अपनी और अधिकार में ले लिया। ठीक है, और जो अधिकार में लेने के बाद इसका नाम क्या, गागरोन रख दिया। किसने रखा, खींची राजवंश के संस्थापक देवन सिंह ने रखा। चलिए दोस्तों ये तो हो गया। अब अपन बात करते हैं आगे। और पौराणिक मान्यता के अनुसार तो दोस्तों, जनश्रुतियों के अनुसार तो कई माना जाता है कि यह जो इस दुर्ग का नाम है जो गर्गराटपुर भी कहा गया है पहले, और गलका नगरी भी कहा गया है, तो गर्गराटपुर। ठीक है, ये नाम भी कहा गया इस दुर्ग के बारे में, और गलका नगरी भी कहा गया। तो दोस्तों ये चीज भी जरूर ध्यान रख सकते हैं यदि ऐसा प्रश्न बन जाए तो। ठीक है, और ये जो दुर्ग दोस्तों कौन सी श्रेणी में आता है, ये जल श्रेणी में आता है, जल दुर्ग कहलाता है ये। ठीक है, और दोस्तों देखिएगा, समूचे देश में मात्र यही एक दुर्ग है जो बिना नींव के एक कठोर चट्टान पर बना हुआ है। ये बिना नींव का बना हुआ दोस्तों दुर्ग है, बिना नींव का बना दुर्ग एकमात्र दुर्ग है जो कि पूरे देश का दुर्ग है, और दोस्तों कठोर चट्टान पर बना हुआ है। ठीक है, तो ये चीज जरूर आप जरूर से ध्यान रखेंगे। अब देखिएगा दोस्तों, दुर्ग में रचित ग्रंथ कौन कौन से, ये जानकारी हासिल करते हैं। लेकिन उससे पहले एक जानकारी ये भी ध्यान में रखते हैं, कोई भाई बहनों को पता होगा कि ये दुर्ग जो है ये चट्टान पर बना हुआ है, कौन सी, मुकुंदरा पहाड़ी पर बना हुआ है, नामक पहाड़ी पर बना हुआ है। लेकिन ये अरावली पर्वतमाला श्रृंखला पर नहीं है, अरावली पर्वतमाला पर नहीं है, बल्कि कहां पर है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर है। कौन सी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर बना हुआ है दोस्तों। ठीक है, चलिए ये भी है जो जरूर ध्यान रखेंगे। अब देखिएगा दोस्तों, मैं आपसे बात करूं रचित ग्रंथों की। एक तो है जो अचलगढ़, क्या, अचलदास गढ़ आ रहा है, अचलदास खींची वचनिका। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी रचना किसने की थी, सभी भाई बहनों को पता है, जिनको भी पता है वे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि अचलदास खींची वचनिका के लेखक जो है कौन है, और इसकी कौन सी भाषा में इसे लिखा गया दोस्तों। बिल्कुल, वेरी गुड, जिन भी भाई बहनों ने शिवदास गार्डन लिखा, शिवदास गार्डन। ठीक है, शिवदास गार्डन द्वारा लिखी गई, और दोस्तों कौन सी भाषा में, डिंगल भाषा में लिखी गई। ठीक है, डिंगल भाषा में लिखी गई ये। और दोस्तों अगर बात करें तो ये कौन से काल में, 1423 के 23 सन में किसके बारे में, अचलदास खींची के शासनकाल में ये जो लिखी गई। किसके शासनकाल में, अचलदास खींची के शासनकाल में। ठीक है साहब, ये इतना हो गया। अब देखिएगा दोस्तों, एक दो और अपन बात कर लेते हैं, वेली कृष्ण रुक्मणीरी वचनिका। ठीक है, ये भी है जो इसी से संबंधित है दोस्तों। देखिएगा, दुर्ग में रचित ग्रंथ है, ये यहाँ पे पढ़ा है। ठीक है, यहाँ पे है जो बिल्कुल स्थित है, वेली कृष्ण, यहाँ पे कृष्ण ऐसा लिखा जाएगा, वेली कृष्ण रुक्मणीरी।
ये किसके द्वारा लिखी गई? जो भी भाई बहनों को पता है वे यहाँ पे बताएंगे, फटाफट से आंसर बताएंगे बिल्कुल। और दोस्तों क्लास कंप्लीट हो उसके बारे में, आज की क्लास के बारे में जरूर फीडबैक देना कि लास्ट में, मतलब लास्ट तक बने रह के सभी भाई बहनें फीडबैक देंगे लास्ट में कमेंट सेक्शन में बाहर आके, ठीक है, यहाँ पे नहीं बल्कि बाहर आके। और दोस्तों ये जो जिन भी भाई बहनों ने यहाँ पर पृथ्वीराज राठौड़ लिखा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, पृथ्वीराज राठौड़ ने वेली कृष्ण रुक्मणी री वचनिका लिखी। और दोस्तों ये बीकानेर के कल्याणमल के पुत्र और राय सिंह राठौड़ के छोटे भाई थे, ठीक है दोस्तों, ये भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। ये पृथ्वीराज राठौड़ कौन थे? कल्याणमल के पुत्र थे, ठीक है, बस पुत्र आप जरूर ध्यान रखेंगे। और दोस्तों मुगल ये जो किस भाषा में? ये डिंगल भाषा में लिखी गई, ठीक है, किसमें? डिंगल भाषा में ही लिखी गई। जिस प्रकार अचल दाज खिंचीरी वचनिका डिंगल में लिखी गई, उसी प्रकार ये भी डिंगल भाषा में, ठीक है। चलिए तो दोस्तों ये जो है आप जरूर अच्छे से ध्यान रखेंगे। और अब आगे अपन बात करते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में और बात करें अपन, थोड़ी सी बात कर लेते हैं साहित्य के बारे में। साहित्य के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी बात कर लेते हैं। इस वेली कृष्ण रुक्मणी री वचनिका, वेली कृष्ण रुक्मणी की वचनिका जो है, इसके बारे में किसने? दुर्सा आडा ने क्या कहा? दुर्सा आडा ने ये पढ़कर कहा है कि ये 5वां तो वेद है, 4 वेद तो सभी को पता है, लेकिन इन्होंने कहा है कि ये 5वां वेद है और 19वां पुराण है, ठीक है। ये जो किसके बारे में कहा गया? वेली कृष्ण रुक्मणी री वचनिका के बारे में कहा गया है। किसने कहा? ये कहा है दुर्सा आडा ने कहा साहब, ठीक है, दुर्सा आडा ने कहा, ठीक है। और दोस्तों एक थोड़ी सी जानकारी मुझे और भी मिली है, जो वेली कृष्ण रुक्मणी री नामक जो ग्रंथ है ना, ये कर्नल जेम्स टॉड ने पढ़ा और उन्होंने क्या कहा कि शायद प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, ऐसा उन्होंने जो ये पढ़कर कहा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था, ठीक है, आपको जो बिल्कुल ध्यान में रखना है। अच्छा दोस्तों अब अपन इसके दर्शनीय स्थल के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो मुख्य दर्शनीय स्थल है, दर्शनीय स्थल, ठीक है, बिल्कुल दोस्तों यहां पर क्या है, यहां पे क्या क्या है, इतनी सी बात करेंगे दोस्तों। मीठे साहब की दरगाह है, किसकी है? मीठे साहब की दरगाह है। अब क्वेश्चन ऐसा पूछ ले कि मीठे साहब की दरगाह कौन से दुर्ग में है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, गागरोन दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, कौन सा करेंगे आप? ये करेंगे बिल्कुल, है ना। तो दोस्तों देखिएगा ये 1303 में जैत सिंह व अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो सूफी संत हुए थे हमीमुद्दीन चिश्ती, वे आए थे यहाँ पर गागरोन, और उनकी मृत्यु वहीं पर हो गई थी। और उनकी समाधि पर औरंगजेब ने यहाँ पर ये ऐतिहासिक दरगाह गागरोन दुर्ग में बनवाई थी। दोस्तों समझे नहीं ना? नहीं समझे, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं वापस से, ठीक है दोस्तों। सूफी संत जो थे, कौन थे यहाँ पे? सूफी संत आए थे, सूफी संत आए थे हमीमुद्दीन, ठीक है साहब, हमीमुद्दीन चिश्ती यहाँ पर गागरोन आए थे और उनकी मृत्यु है जो यहीं पर हो गई थी। मृत्यु मतलब कि वफात है तो उनकी यहीं पर हो गई थी, ठीक है, मतलब उर्दू भाषा में वफात कहते हैं। वफात है जो इनकी यहीं पर हो गई और वफात हुई तो उनकी समाधि पर किसने बनाई? उनकी समाधि पर औरंगजेब ने यहाँ पर है जो दरगाह बना दी, ठीक है साहब, और इस दरगाह का नाम रहा मीठे साहब की दरगाह। समझ गए? बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं, संत पीपा की छतरी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों सब कुछ पढ़ेंगे, जो भी भाई बहनों को पता है कि भाई ये भी यहाँ पे सभी कोई बता रहे कमेंट सेक्शन में, लेकिन अपन सारा का सारा मैटर पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है, अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों, इस संत पीपा की छतरी के बारे में अपन बात करें, राजस्थान में भक्ति आंदोलन का अलग जगाने वाले प्रथम ये संत थे दोस्तों। भक्ति आंदोलन अलग जगाने वाले प्रथम संत थे, ठीक है। और दोस्तों ये चीज भी आप है जो क्लियर से ध्यान रखेंगे, पीपा जी ने अपने अंतिम समय में टोंक जिले के टोडा ग्राम की एक गुफा में भजन किया था और पीपा जी की गुफा है जो आज भी वहां पर मानी जाती है। तो पीपा जी की छतरी दोस्तों गागरोन दुर्ग में काली सिंध और आऊ नदियों के संगम पर स्थित है। ये जो संत पीपा की जो छतरी है गागरोन दुर्ग में है, ठीक है। और संत पीपा जी की गुफा कहां पे? टोडा ग्राम टोंक में है,
टोंक में, टोडा ग्राम में, टोडा ग्राम वहां पर उन्होंने क्या किया था, भक्ति की थी दोस्तों, भजन किया करते थे वहां पे। टोंक में, टोडा ग्राम में क्या है, गुफा है पीपा जी की दोस्तों, ठीक है, ये चीज भी जरूर ध्यान रखेंगे। और अब अपन आगे बात करते हैं, ये तो हो गई ना, गागरोन दुर्ग में संत पीपा की छतरी भी बनी हुई है। चलिएगा आगे अपन बात करते हैं दोस्तों, बुलंद दरवाजा। क्या, बुलंद दरवाजे के बारे में अपन बात कर लेते हैं। बुलंद दरवाजा दोस्तों, इसका निर्माण जो है किसने करवाया था, औरंगजेब ने करवाया था, बस इतना ध्यान रखेंगे। इसका निर्माण किसने, औरंगजेब ने करवाया, और ये है कहां पर, गागरोन दुर्ग में स्थित है साहब, ये बस इतना ध्यान रखना है। और यहाँ पे गीध कराई, क्या है, गीध कराई, ये क्या है साहब, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी अपन देखें तो दोस्तों, गागरोन दुर्ग के पीछे काली सिंध के तट पर, काली सिंध नदी के तट पर एक ऊंची पहाड़ी को गीध कराई कहा जाता है। यहां पे एक ऊंची पहाड़ी बनी हुई है, ऊंची पहाड़ी का नाम जो है उसका क्या है, गीध कराई उसका नाम है दोस्तों। पुराने समय में जब किसी राजनीतिक बंदी को मृत्यु देनी होती थी तब उसे उस पहाड़ी पर से नीचे गिरा दिया जाता था, ऐसा पौराणिक मान्यता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब देखिएगा दोस्तों, अपन यहां पे बात करते हैं, हाँ जी, अब अपन यहां पे बात करते हैं जालिम कोट की दोस्तों। क्या, जालिम कोट, ये जालिम कोट क्या है और किस प्रकार है, इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, जालिम कोट, ठीक है, सेनापति कौन, सेनापति कौन थे, जालिम सिंह झाला, कहां के, कोटा के, जालिम सिंह झाला कोटा के सेनापति थे दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर है जो बिल्कुल अच्छे से आप ध्यान रखेंगे, जालिम सिंह कोटा के जो थे झाला, ये गागरोन के किले को आक्रांताओं से बचाने के लिए एक विशाल परकोटे का निर्माण करवाया इन्होंने, ठीक है। विशाल जालिम कोट जो है ये क्या है, विशाल परकोटा है दोस्तों, विशाल परकोटा है, ठीक है। और इसका जो निर्माण है सेनापति जालिम सिंह झाला द्वारा करवाया गया, और दोस्तों उन्हीं के नाम पर यह जालिम कोट नाम पड़ा। बिल्कुल दोस्तों, ये जानकारी शायद आपके लिए पहली बार हो तो जरूर ध्यान रखेंगे। और दोस्तों गागरोन दुर्ग में पत्थर वर्षा यंत्र और क्या क्या है, देखिएगा क्या क्या है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखेंगे। यहाँ पे मैं वापस से लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है। जालिम कोट हो गया जो कि सेनापति जालिम सिंह झाला द्वारा बनवाया गया, जो कि आक्रांताओं से बचने के लिए परकोटा बनाया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे पत्थर वर्षा यंत्र क्या है, पत्थर वर्षा यंत्र, ठीक है। और क्या है, नक्कार खाना है यहाँ पे। दर्शनीय स्थल की बात करें और क्या है, प्राचीन लकड़ी का उठाऊ पुल है, प्राचीन लकड़ी का उठाऊ पुल है, क्या है, उठाऊ पुल है दोस्तों, ठीक है। ये हो गए यहाँ पे दर्शनीय स्थल। अब दोस्तों अपन लास्ट बात करेंगे यहाँ पर गागरोनी तोते के बारे में साहब, गागरोनी तोता, गागरोनी तोते के बारे में बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, तोते की यह प्रजाति है जो हूबहू इंसान की तरह बोलती है। ये जो प्रजाति है ना, ये इंसान की तरह बोलती है, यह प्रजाति इंसान की तरह बोलती है। क्या, कौन सी प्रजाति, तोते की प्रजाति बोलती, ठीक है, बिल्कुल। और दोस्तों जनश्रुति के अनुसार चित्तौड़ की रानी पद्मिनी के पास जो हीरामन तोता था वो इसी प्रजाति का था। कौन था, जो दोस्तों रानी पद्मिनी जो सिंघल की थी, ठीक है, कहाँ की, सिंघल मतलब कि अब है जो वो है श्रीलंका, ठीक है, ऐसा जनश्रुति के अनुसार माना जाता है, ठीक है ना। तो रानी पद्मिनी का जो तोता था ना वो था हीरामणि। सभी को पता है कि भाई जो हीरामणि तोते से ये जो रतन सिंह को समाचार मिले थे कि ये जो ये पद्मिनी है और सिंघल की है। तो दोस्तों इस तोते को जो दोस्तों नाम है, इसका नाम क्या था, हीरामणि था। और हीरामणि जो है ना ये कौन सी प्रजाति का, ये गागरोनी प्रजाति का तोता था, ठीक है। और विख्यात पक्षी विज्ञानी सलीम अली ने अपनी पुस्तक द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स में इन तोतों का हीरामणि जाति का भी लिखा है, तोतों को हीरामणि जाति का लिखा है। किसमें दोस्तों, ये थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सलीम अली ने अपनी पुस्तक, सलीम अली जो है ये क्या है, ये है जो विख्यात पक्षी विज्ञानी है, ठीक है। और इन्होंने अपनी बुक है, वापस से बोल, द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स, इन तोतों को है जो बताया है कि ये सारे हीरामणि
तोते हैं, हीरामनी जाति के हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया, बस यहीं तक है आज की क्लास दोस्तों। आगे अपन पढ़ते हैं, लेकिन ये जो आज अपन यहीं तक पढ़ेंगे क्योंकि यह जो टाइम काफ़ी हो चुका है। सभी भाई बहनों से मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि यह जो आपने लास्ट तक देखा, आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और आप सभी ऐसे ही हर क्लास को देखें, BL सर की क्लास को देखें, सुमेर सर जी की क्लास को देखें। वहां पे आप इतनी इंग्लिश को इतनी आप प्रायोरिटी नहीं देते हो, तो दोस्तों इंग्लिश के भी आपको है जो कितने इंग्लिश में भी आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, तो दोस्तों आप इंग्लिश की क्लास को क्यों नहीं देखते हैं, कम देखते हैं। मैं देखता हूं कि इंग्लिश क्लास में लाइव कम आते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग की क्लास में भी लाइव कम आते हैं, तो दोस्तों रीजनिंग की क्लास को भी आप अच्छे से ध्यानपूर्वक देखा करें ताकि ये जो आपके अच्छे से अंक बने। ठीक है, और दोस्तों आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप इसी प्रकार अपना विश्वास स्नेह संयम राजस्थान क्लासेस के ऊपर बनाए रखें। हम आपके लिए बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे, ये आपसे हम सभी टीचर्स वादा करते हैं राजस्थान क्लासेस की ओर से। और आप सभी का दिन शुभ हो और ऐसे ही पढ़ते रहिएगा, ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।